हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल। तो विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमें पता है बड़ौदा हल्का की क्या समस्याएं हैं, यहाँ युवाओं के सामने क्या समस्याएं हैं, लड़कियों के लिए पढ़ने की। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड स्टूडियो हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव की यदि बात करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा के अंदर तेज हो चुकी है। हर राजनीतिक पार्टी अपना जोर लगा रही है। ग्राउंड सत्र की यदि बात करते हैं, क्योंकि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार सर्वे, जो चुनावी सर्वे हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जन नायक जनता पार्टी की तरफ से जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, भूपेंद्र सिंह मलिकी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया है सब। और बताना चाहूँगा कि सभी को कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया है। खुद ही मलिक साहब बताएंगे कि क्या नाम था और क्या एजेंडा लेकर के पार्टी में शामिल किया है। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को बताएं कि कौन सा जो नेता है आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, जे पार्टी में? सर देखिए, सुरेश धवन जो हमारे गोहाना शहर के जाने माने व्यक्ति हैं, पुराने कांग्रेसी परिवार से थे। ये स्वर्गीय आर के धवन जो इंदिरा गांधी जी के सलाहकार रहे हैं, उस परिवार से हैं। तो उन्होंने पार्टी की नीतियां देखते हुए और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का व्यवहार देखकर उनके प्रति उनमें झुकाव बना उनका, और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने। बिल्कुल। सर, मेरा एक खास तौर पर एक प्रश्न है। ग्राउंड लेवल की यदि बात करते हैं, वैसे तो हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति। वेदों में भी लिखा है कि मनुर्भव मनुष्य बनो। लेकिन ग्राउंड लेवल की यदि बात करते हैं, कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट की जो राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीति का जो परंपरा रही है, यदि आपको जननायक जनता पार्टी टिकट देती है, आपको विधायक बन जाते हैं, जातिगत आधार पर या सभी जातियों का जो 36 बिरादरी जो हमारी होती है साथ लेकर के चलेंगे, किस तरह की राजनीति आप खास तौर पर करना चाहते हैं? इंसानियत के नाते, मानवता के नाते किस तरह का संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप दर्शकों को भी देना चाहेंगे? और ख़ास तौर पर जो जाति का जो जहर घुला हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जाति के नाम पर कहीं ना कहीं फूट पड़ती जा रही है, धर्म के नाम पर पड़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, सभ्य समाज में जी जाति व्यवस्था मानता हूँ है जी सर, लेकिन आज आज ज़माना इतना आगे जा चुका है, मैं मानता हूँ जाति पाति की कोई बात नहीं रही है समाज के अंदर। ये तो राजनीतिक पार्टियां ही जाति पाति का इस्तेमाल करती है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसको मैं कहीं उचित नहीं मानता। सिर्फ मानवता ही एक जाति है। मानवता सेवा या से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है जी। जो जात पात की राजनीति करते हैं जी, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता उनका। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जाति पाति में विश्वास रखते हैं वो एक छोटे समय के लिए तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनका भविष्य लंबा नहीं होता। बिल्कुल। तो सर, यदि युवाओं की यदि बात करते हैं, क्योंकि युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है और परिवर्तन करने के लिए युवाओं की एक अहम भूमिका होती है। चाहे राजनीति की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, क्योंकि राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक युवा होता है। और युवाओं की आज यदि बात करते हैं, एक शॉर्टकट विधि अपनाते हो। आपके क्षेत्र की यदि बात करते हैं, आप ही ने पहली जो इंटरव्यू लिया था, आपने बताया था कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र आता है बड़ौदा का। युवाओं की यदि बात करते हैं, बेरोजगारी है, आपने बताई है, और जब बेरोजगारी होती है तो नशे की तरफ भी अग्रसर होते हैं युवा। किस तरह की प्लानिंग आपकी युवाओं को, खासतौर पर युवाओं को लेकर के? जननायक जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है, यदि आप यहाँ से जीतते हैं, युवाओं के लिए क्या प्लानिंग आपके भविष्य को लेकर के? ये बात सच्चाई है। सबसे बड़ा वर्ग युवा का है जी। लगभग 65%। युवा वर्ग के लिए सोचना प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है जी। और आज भाई दुष्यंत चौटाला जो स्वयं युवा हैं, युवाओं के लिए एक सपना है उनके मन में। युवाओं को लेकर वो निरंतर काम करते रहते हैं। जो 75% आरक्षण का मुद्दा था, उस पर गंभीरता से दुष्यंत जी लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसको पास करवाना उनकी प्राथमिकता है। और मैं मानता हूँ युवा को अगर हम एक सही दिशा में ले जाएंगे तो ही देश आगे जाएगा। बिल्कुल। युवा को जब हम साधन देंगे, खेल का की तरफ उसका रुझान बढ़ाएंगे जी। या फिर उसको शिक्षा
मिलने के साधन मुहैया कराएंगे। शिक्षा लेने के बाद वो जो रोजगार के साधन हम यहाँ उनको उपलब्ध कराएंगे। दुष्यंत जी ने अभी पिछले दिनों कहा है कि जो पंचायती ज़मीनें हैं उन पर उद्योग लगाने का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, जो एक उन्होंने विज़न है उनका कि स्थानीय लोकल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उद्योगों की स्थापना हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो युवा को जो साथ लेकर चलेगा वही आगे बढ़ेगा। देश को दिशा देने की काम युवा ही करता है। और युवा के बारे में किसी भी सरकार को युवा के बारे में जो सोचेगी तो उससे ही देश का भला हो सकता है। बगैर युवा के भले के कोई, आज मैं नहीं मानता कि युवा की उपेक्षा करके कोई देश आगे बढ़ सकता है, या कोई भी अर्थव्यवस्था में भी युवा का बड़ा योगदान है आगे ले जाने में। कोई भी क्षेत्र हुआ, युवा के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता किसी भी क्षेत्र में। चाहे देश की रक्षा की बात है, चाहे खेलों में मान सम्मान देश का रखना बरकरार, या कोई भी क्षेत्र है, युवा ही अपना कौशल दिखाकर देश का नाम ऊंचा करता है और देश के निर्माण में भागीदारी निभाता है। में मामला चला, पूरे हरियाणा की बात करते हैं। हिसार से टिकटॉक अभिनेत्री है सोनाली फोगाट, चप्पल कांड के नाम से प्रसिद्ध चल रहा पूरा का पूरा जो मामला है, कई वीडियो सामने आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो चप्पल कांड जो हुआ हिसार के अंदर, सेक्रेटरी को लेकर के जो चप्पल मारी गई है। देखिए, मैं मानता हूँ इसमें कहीं ना कहीं संयम की कमी रही है। गलती दोनों तरफ से हुई है जी, फिर भी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। सोनाली जी को संयम से काम लेना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था। अगर कोई उनको शिकायत थी या जो भी मार्केट कमेटी के अधिकारी की तरफ से था, उसमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। जो भी हुआ गलत हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से संयम और सहनशीलता बरतनी चाहिए थी, ऐसा भी कहना भूपेंद्र सिंह मलिक का। भूपेंद्र जी, पूरी इंडिया की बात करते हैं, लगातार अनलॉक डाउन पूरे हरियाणा के अंदर भी लगा, पूरे देश के अंदर जैसे ही अनलॉक डाउन लगा, कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के अंदर आत्मविश्वास, मनोबल की अभी कमी होती जा रही है। लेकिन उनको बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी बार बार गाइडलाइन दी जा रही है कि आप अपने आत्मविश्वास को, मनोबल को कमज़ोर न करें, क्योंकि अब कोरोना के साथ जीना होगा, क्योंकि ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में भी शायद जगह नहीं है एडमिट करने के लिए किसी भी मरीज़ को। तो आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा से आप लगातार कार्य करते आए हैं। क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को छोड़ेंगे? किस तरह का उनका आत्मविश्वास, मनोबल मजबूत करेंगे सर? देखिए, कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। ये ठीक है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, संकट है, पर इससे हमें जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा। खाली लॉकडाउन से काम नहीं चल सकता, और भी काम करने पड़ेंगे। लॉकडाउन होकर तो और संकट हो जाएगा। इसके साथ हमें लड़ना है। और एक जो शारीरिक दूरी अपनाने का, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 2 गज का फासला रखते हुए, एक खुद ही हमने अपना इलाज करना है, खुद ही बचाव करना है। अगर हम अपने परिवार को बचाएंगे, अपनी रक्षा करेंगे, तो समझो कि हमने देश की रक्षा कर रहे हैं। इसका सबसे सस्ता इलाज है, और इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि घर में बैठकर ही हम इसका इलाज करें, कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अगर हम अपना फिजिकल डिस्टेंस अपनाएंगे तो इससे हमें एक संक्रमण है अपने आप ये जो चला जाएगा। इससे अगर बचेंगे तो, अगर हम लापरवाही करेंगे या जो आज सरकार की हिदायतें उनका पालन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इसमें नुकसान की जो दर है बहुत कम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर सबसे पहले तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे सतर्क रहकर बचाव करके अपने काम करें, और फिर भी कोई समस्या आती है तो सरकार का पूर्ण सहयोग है, आज साधन है सरकार के। तो ऐसे संकट अभी हमारे हल्के में तो अभी इसके प्रकोप से परमात्मा की दया से बचे हुए हैं। और मैं यही हल्का वासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें
अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने गांव की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक दूरी बनाकर ही हम इससे बच सकते हैं। राजनीति की यदि बात करते हैं, हमने छोटा चुनाव यदि सरपंच की कहें या लोकसभा चुनाव की बात करें, एक मेंबर से लेकर के पार्लियामेंट चुनाव हमने देखे हैं। उसके अंदर क्या होता है कि राजनीति पार्टी में जब जो भी चुनावी मैदान में उतरता है, उसका एक वोट लेने का एक अलग से तरीका होता है। या तो वो जाति के नाम पर लेता है या धर्म के नाम पर लेता है, या फिर यदि वो एक तरफ तो जाति के नाम पर, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर, तीसरी तरफ या तो पैसा बांटता है या फिर शराब की पेटियों की पेटियाँ बांटता है। और यदि अलग से यदि कहता हूँ, एक ऐसा नेता होता है जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, क्षेत्र के अंदर अपनी एक सामाजिक छवि बनाता है, उसी हिसाब से वोट लेता है। वो किसी जाति पाति से ऊपर उठ करके, नशे से दूर हटा करके अपने समाज को एक अच्छी पहचान बनाता है। क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से आप बड़ौदा से यदि आपको टिकट मिलती है जननायक जनता पार्टी की तरफ से, आप चुनावी मैदान में आते हैं, किस तरह से एक होता है पार्टी के नाम से आपको वोट लेना है कि आपने जो सामाजिक क्षेत्र में पहचान बनाई है, या फिर शराब की पेटियाँ या पैसे, क्या एजेंडा रहेगा वोट लेने का आपका? देखिए, जो भी आज जी नहीं, सच्चाई है सर, इसमें ये सच्चाई होगी, सच्चाई है लोकतंत्र में, ये चलता है। जी जी। जो आज अभी आपने बताया जाति के नाम से या धर्म के नाम धन बल से, के नाम से या शराब के नाम से या धर्म के नाम से जो करते हैं, वो कभी बिल्कुल समाज का भला नहीं कर सकते। जो इस तरह एक बार लोगों को बरगला कर बन जाते हैं धन बल के या दारू बांट के, तो वो कभी भला नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में विकास का एजेंडा जो लेकर चलेगा, वही आपका भला कर सकता है। बिल्कुल। अगर कोई ये कहेगा कि मैं फला जाति से हूँ, फला उससे हूँ, वो कभी आपका भला नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने भले के लिए काम करेगा। हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल तो विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमें पता है बड़ौदा हल्का की क्या समस्याएं हैं, यहाँ युवाओं के सामने क्या समस्याएं हैं। लड़कियों के लिए पढ़ने के कॉलेज नहीं, बिल्कुल, ना ही कोई लड़कों का कॉलेज है। कुछ इलाका ऐसा है हमारे बड़ौदा हल्का में जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी इकट्ठा होके फसल को डुबोता है, जी जी, और अगली फसल की बुआई भी नहीं हो पाती। तो उन इलाकों के लिए जो बाढ़ का पानी है, उनका उस समस्या को लेकर भी हमारा हर समय प्रयास रहता है, उसको दूर किया जाए। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नहरी पानी की सप्लाई नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, ज़मीन में भी नहीं है, नहरी पानी भी नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी ज़रूरत मैं मानता हूँ कि जो एक स्वास्थ्य सुविधाएं, जो एक मौलिक अधिकार है, जो नज़दीक से नज़दीक होनी चाहिए, वो बड़ौदा हल्का में नाम मात्र की है। इसके लिए कभी भी किसी सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाति पाति के नाम से वोट मांगकर उन्होंने काम किए हैं। आज पहली बार जननायक जनता पार्टी जो युवाओं के विकास के लिए और किसान के विकास के लिए एजेंडे लेकर आई है, आज ये सिर्फ जननायक जनता पार्टी के हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी से ही आस और उम्मीद है कि वो ही हरियाणा का भला कर सकते हैं, जनता का, नौजवान का, किसान का, सबके लिए जो उनके सपने हैं, वो जो एक सोच लेकर आए हैं, तो उसी सोच से भला हो सकता है। तो जो हमने हल्के के लिए सोचा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। तो भाई ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक आप सभी ने देख लिया, क्योंकि हर गांव के अंदर जाकर के बोल जनता बोल जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सभी देख भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। भूपेंद्र सिंह मलिक ने बताया, चाहे हुड्डा सरकार रही हो, चाहे इनेलो का गढ़ रहा हो, बड़ौदा की यदि बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की यदि बात करते हैं, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा जो सेवाएं होती है, वही अपने देश को, किसी भी देश को मजबूत बनाती हैं। बड़ौदा विधानसभा की यदि बात करता हूँ, अच्छे से न तो स्वास्थ्य की फैसिलिटी है यहाँ पर और न ही शिक्षा की फैसिलिटी है। कोई भी यहाँ पर कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं नहीं है। उसको लेकर के अभी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की एक पहल रहेगी जननायक जनता पार्टी की तरफ से, भूपेंद्र सिंह मलिक का ऐसा कहना है। तो ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बनी रहे। आपने यदि अभी तक ग्राउंड मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।
ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज ऐसे ही एक बार ऐसी शख्सियत से दोबारा फिर रूबरू करवाऊंगा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।